हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य अनुवाद विज्ञान, जो कि अब लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। इसमें अभी हमारा एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही है, जिसमें 3 सेशन इससे पहले हो चुके हैं, जिनको हमने नाम दिया है एपिसोड 1, 2, 3 और आज चौथे एपिसोड पर हम बात कर रहे हैं। इन एपिसोड में क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो हम हर एपिसोड में 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और चूंकि इससे पहले हम इसकी डिटेल क्लासेस पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अनुवाद विज्ञान को पूरे विस्तार से हम समझ चुके हैं, जिसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो उसकी लिंक के लिए आपको जाना होगा हमारी प्लेलिस्ट में, है ना। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी लगभग जितने भी सेशन हमारे द्वारा लिए गए हैं वो सब आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएंगे। उनकी नोट्स भी उन्हीं की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये लेक्चर नंबर 14 होने जा रहा है। चौथा लेक्चर ये होने जा रहा है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तुमको क्रम से देखेंगे ना तो उसमें भी एक क्रम रहता है, याद रखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों में भी क्रम रहता है। अगर प्रारंभ से देखोगे ना तो ये सभी सेशन जितने 5 या 6 लेक्चर जो होने वाले हैं बहुत ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, अगर आपने डिटेल क्लासेस नहीं भी ली है तो भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि 1943 में यूजिन अल्बर्ट निदा, इनका पूरा नाम है यूजिन अल्बर्ट निदा, ने अपनी पीएचडी भाषा विज्ञान में की थी। कब की थी? 1943 में। तो यहां ये पूछा जा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने की थी। तो यूजिन अल्बर्ट निदा के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो ये अमेरिका के एक साहित्यकार रहे हैं, याद रहे आपको, अमेरिका के एक साहित्यकार रहे हैं जो वर्तमान में भी एक यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर है, ठीक है ना। तो इन्होंने भाषा विज्ञान में पीएचडी की थी। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी। याद रखना इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से इन्होंने भाषा विज्ञान में पीएचडी की थी। कब की थी? 1943 में। इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं निदा। अब हम यूजिन अल्बर्ट निदा को अब शॉर्ट नाम से ही बोलेंगे पूरे सेशन में, निदा नाम से। कोई निदा बोलता है, कोई निडा बोलता है, इट्स अपॉन, है ना, डिपेंड करता है ये तो बोलने वाले के ऊपर, ठीक है। तो निदा अनुवाद सिद्धांत और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट रही है, प्रशासक रही है, पायनियर रही है या मैनचेस्टर रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो निदा साहब जो है ये अनुवाद सिद्धांत और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार के पद पर रहे हैं, ये किस प्रकार की छवि इन्होंने बनाकर रखी थी समाज में, उत्कृष्टता की, प्रशासक की, मैनचेस्टर की या फिर पायनियर की। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा पायनियर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पायनियर इज द राइट ऑप्शन। पायनियर का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में अगर इसको बोले हम तो अग्रणी, ठीक है ना, अग्रणी इसका मतलब होता है। क्लियर है? तो इन्होंने अनुवाद सिद्धांत और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाई है और अग्रणी क्षेत्र में रही है ये। अनुवाद सिद्धांत, अगला प्रश्न है, अनुवाद सिद्धांत में निदा का सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान रहा है, किस में रहा है? तो अनुवाद सिद्धांत के क्षेत्र में अगर हम बात करें, मतलब अनुवाद से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा, तो इस सिद्धांत वाले क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है, अर्थात कि कौन सी कृति के द्वारा या किस प्रकार के योगदान से इन्होंने अपने इस क्षेत्र में, अनुवाद सिद्धांत के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। तो वो भूमिका है इनके एक सिद्धांत डायनेमिक इक्विवेलेंस सिद्धांत के द्वारा, डायनेमिक इक्विवेलेंस सिद्धांत के द्वारा, ठीक है ना। इसका हिंदी में मतलब होता है डायनेमिक इक्विवेलेंस सिद्धांत, इसका मतलब होता है गतिशील तुल्यता, गतिशील तुल्यता। गतिशील तुल्यता कहीं कहीं पर ये हिंदी में भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ये भी याद रहे। डिकोडिंग, एनकोडिंग या अनुवाद का इतिहास, इनकी अपेक्षा गतिशील तुल्यता ही इनका प्रमुख सिद्धांत था। ये हिंदी में, और इसको इंग्लिश में डायनेमिक इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये इंग्लिश फॉर्मेट में ही आपसे पूछे जाए। ये गतिशील तुल्यता अर्थात की हिंदी में भी पूछा जा सकता है,
ठीक है ना। तो इनका प्रमुख सिद्धांत क्या रहा है, डायनेमिक इक्विवेलेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निदा ने, पहले ऑप्शन जो है सभी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है जिसमें 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं दोस्तों। एक मिरांडा का नाम दिया गया है, फर्नांडेज का, होम्स, आंद्रे और लेफेबरे, ये 4 नाम है। और पूछा ये जा रहा है कि निदा ने इनमें से कौन से विद्वान जो कि अनुवादक भी है और दुभाषिया है, जिनसे इन्होंने शादी की, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए डॉक्टर एलेनी फर्नांडेज से इन्होंने शादी की थी, जो कि अनुवादक भी रहे हैं और दुभाषिया रहे हैं, मतलब इनको 2 भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। और जिनको 2 भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान हो वही अनुवाद की भूमिका अच्छे से निभा सकता है, क्लियर। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निदा ने 4 ऑप्शन है, अनुवाद, बाइबिल और कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से किस पत्रिका की स्थापना की, इनमें से किसकी पत्रिका की स्थापना की और संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। निदा ने उपलब्ध 4 विकल्पों में से किस विकल्प में, अर्थात कि कौन सी किस क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में, बाइबल अनुवाद के क्षेत्र में, बाइबल में, है ना, इन 3 में से किस क्षेत्र में इन्होंने पत्रिका की स्थापना की थी और उसमें संपादन का कार्य भी किया था। तो यह है दोस्तों की बाइबल अनुवाद के क्षेत्र में, बाइबल अनुवाद के क्षेत्र में, या कहें कि बाइबल अनुवाद के नाम से इन्होंने पत्रिका की स्थापना की थी। वो स्वयं संपादक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। अगला प्रश्न है, यूजिन, ये मात्रा गलत लगी इसमें, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिन निदा का निधन 25 अगस्त किस डेट को हुआ था, किस सन को हुआ था, जब वो 96 वर्ष के थे, जब वो 96 वर्ष के 96 ईयर के थे। ऑप्शन है 2008 में, 2006 में, 2011 में और 2007 में। दोस्तों अभी ठीक है, तो इनका निधन जो है 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था 25 अगस्त 2011 को, जब ये 96 वर्ष के आयु में थे, जब ये 96 वर्ष की आयु में थे, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन में फिर से रीड करना चाहता हूँ, जिसमें हमने बात की थी कि वर्तमान में डीन, वर्तमान में नहीं है दोस्तों, ये जो है 2011 से पहले रह चुके थे अमेरिकी यूनिवर्सिटी के एक जो है प्राध्यापक के पद पे भी, और फिर उसके धीरे धीरे वो डीन के तक पहुंच चुके थे, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, निदा ने एक अन्य विद्वान है जिनको भी आज हम देखने वाले हैं, एक्चुअली उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ मैं आगे चल के बताऊंगा, जो अभी वर्तमान में भी है, उनको हम पढ़ भी रहे हैं। सोचिए कितना गौरवान्वित समय रहता होगा ना कि उनको हम पढ़ भी रहे हैं और वो आज जीवित है और वो अपने पद पर कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे विद्वान का नाम भी आने वाला है, बात करेंगे उनके बारे में भी। चलिए, तो निदा साहब ने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाइबल, कुरान, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, है ना। ग्रीक न्यू, ये न्यू है, और ये ओल्ड टेस्टामेंट है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका पहला संस्करण भी प्रकाशित किया और जो उनके काम में अन्य अनुवादकों के लिए एक आधार बन गया था। कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि निदा साहब ने जो है इनमें से किसका पहला संस्करण प्रकाशित किया था। पहला संस्करण बाइबल का पहला संस्करण लाए थे, ये कुरान का लाए थे, या न्यू टेस्टामेंट का, या ओल्ड टेस्टामेंट का। दोस्तों इनके द्वारा जो पहला संस्करण लाया गया था, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट का लाया गया था, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर डेट दी गई है, सन दिए गए हैं, किस सन में या किस दशक के अंत तक निदा ने अपने नए गतिशील तुल्यता सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी। कौन कौन सी 2 पुस्तकें? तो टुवर्ड साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग और द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, ये 2 नाम की पुस्तकें थी जो उन्होंने प्रकाशित की थी गतिशील तुल्यता सिद्धांत के आधार पर, ये मान लीजिए। तो पूछा जा रहा है कि किस दशक में की थी, तो ये की थी उन्होंने 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक में। इसलिए ऑप्शन दोस्तों 1960 यहां पर करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत लग चुका है। 1960 मतलब इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। 1960 के दशक में जो है इन्होंने ये 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी, और इसको मैं चेकिंग पर डाल रहा हूं, ठीक है। मैं चेकिंग पर डाल रहा हूं, इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में मैं पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करूंगा ना, वो राइट ऑप्शन पर ही सिलेक्ट करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। इसको रीचेक करने के बाद ही मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, इसको करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। कंफ्यूजन है, राइट ऑप्शन यहाँ पर पीपीटी जिन्होंने भी इसका काम किया है,
ऑप्शन सा पे इन्होंने राइट मारा है, जबकि मेरे जानकारी के अनुसार इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं रीचेकिंग करवा के और आपको अपलोड करवा दूंगा पीडीएफ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स होम प्रारंभिक चरण के अनुवाद सिद्धांतकार थे। कौन से अनुवाद सिद्धांतकार थे? दक्षिण अफ्रीका के अनुवाद सिद्धांतकार थे, भारतीय, अफ्रीकी या अमेरिकी? तो जेम्स होम जो थे दोस्तों, ये जेम्स होम अमेरिकी है ना, अमेरिकी अनुवाद सिद्धांतकार थे, जिनका काल भी आप याद रखना, समय काल याद रखना 1924 से 1986 के समय से। ठीक है ना, 1924 से 1986। चलिए अगला प्रश्न है, आंद्रे अल्फ्रोज लेफेवरे क्या थे? वकील थे, अनुवाद सिद्धांतकार थे, या फिर कवि थे, या भाषाविद थे? तो आंद्रे साहब या कहें कि लेफेवरे जो थे, आंद्रे या लेफेवरे जो थे, ये एक प्रमुख या कहें कि एक प्रसिद्ध अनुवाद सिद्धांतकार रहे हैं। ठीक है ना, अनुवाद सिद्धांतकार रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, लेफेवरे की मृत्यु हुई तब वे ऑस्टिन के टेक्सास विद्यालय में किस पद पर थे? या प्रोफेसर के पद पर थे, या पूछा ये जा रहा है कि किस क्षेत्र में थे? अंग्रेजी में, अनुवाद, जर्मनी अध्ययन में, या इतिहास में? जर्मनी का अध्ययन में। ठीक है ना, तो ये जो प्रोफेसर थे किस क्षेत्र के प्रोफेसर थे? कहां पर? टेक्सास विश्वविद्यालय में। टेक्सास विश्वविद्यालय में किस क्षेत्र के प्रोफेसर रहे थे? तो ये जर्मनिक अध्ययन के क्षेत्र के प्रोफेसर रहे थे, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अनुवाद के लिए 4 ऑप्शन दिए, पहले 4 ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से किस विद्वान, लेफेवरे साहब है ना, या शेपिर, लेवी, या फिर न्यूमान है ना, फ्रांसिस न्यूमान। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस विद्वान ने, देखिए कहा, किस विद्वान ने कहा या किस विद्वान का कथन था? ये मान लीजिए कि प्रणालीगत दृष्टिकोण एक पाठ को पुनः प्रस्तुत करने के रूप में पुनर्लेखन की अवधारणा का परिचय देता है, चाहे वह उसी भाषा में हो या ना हो, लिखित या मौखिक, इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये जो लेख था या ये जो विचार था, किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा आंद्रे लेफेवरे साहब, और लेफेवरे ये सा जो लगा ना पीछे, सा कभी कभी हो जाता है यार, ये सा गलत है। ठीक है ना, ये सा गलत है, लेफेवरे सा, तो लेफेवरे ने ही जो है ये पंक्ति कही थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डांटे ग्रेवियल रोसेटी, डांटे ग्रेवियल रोसेटी। तो इनका जो लास्ट वाला नाम होता है ना, बस कुछ, क्योंकि इसमें चाहे आप कोई सा सब्जेक्ट ले, और खास करके हिंदी साहित्य में जब भी आप किसी भी लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, तो लिटरेचर में ऐसे ऐसे आप विद्वानों के नाम आते हैं कि उनको नाम याद रखना पाना इतना जो है इतना आसान नहीं होता है, और यहाँ तक कि उनका प्रोनाउंसिएशन करना, फर्स्ट टाइम प्रोनाउंसिएशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक तरीका यही है कि उनका जो लास्ट नाम होता है ना, उसको बस आप लोग ये 8-10 बार अपने मुंह से बार बार रिपीट कर लें उसको, तो वो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो रोसेटी डांटे ग्रेवियल रोसेटी का जन्म पूछा जा रहा है कि किस सन को हुआ था? किस सन को? तो 12 मई किस सन को हुआ था? ऑप्शन है 1899 या 1868 या फिर 1825 या फिर 1828। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 28। क्या? 1828, 1828, 12 मई 1828 को इनका जन्म हुआ था। रोसेटी नाम याद रखिएगा, आगे हम इन पर ही चर्चा चलने वाली है। 1860 में 1860 में रोसेटी ने एक मॉडल से, खूबसूरत मॉडल से शादी की थी। उनका नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम था उनका? क्रिस्टीना था, एलिजाबेथ सिडल था, है ना, या अलिजा, या फिर सराय? राइट ऑप्शन बताइए इसमें। इसका राइट ऑप्शन होगा एलिजाबेथ सिडल। तो ये रोसेटी ने 1860 में शादी की थी एलिजाबेथ सिडल से। ठीक है, एलिजाबेथ सिडल से, नाम इनका पूरा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक अन्य नाम से मिलता जुलता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसेटी के पिता क्या थे? रोसेटी के जो पिता थे वो क्या थे, जो इंग्लैंड में निर्वासित हो चुके थे? अफ्रीकी देशभक्त थे, अमेरिकी देशभक्त थे, रूसी देशभक्त थे, या इतालवी देशभक्त थे? तो रोसेटी के जो पिता थे ये तो कंफर्म है कि ये देशभक्त थे, लेकिन कहाँ के थे? ये इतालवी के देशभक्त थे, इतालवी देशभक्त थे। और इस देशभक्ति के कारण ही कई देशभक्तों को तो जो है अधिकतर निर्वासित ही किया जाता। तो ये निर्वासित थे कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है ना, इतालवी देशभक्त रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं, हठ धर्मिता और राजनीतिक संघर्ष दोनों में सिद्धांत, अनुवाद, भाषा या युद्ध क्षेत्र, इनमें से किसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसमें? हठ धर्मिता और राजनीतिक संघर्ष दोनों में।
तो हठधर्मिता क्या होती है? अरे हठधर्मिता मतलब कि जैसे कि जो भी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखते हैं, है ना, जो विशेष धर्म में विश्वास रखते हैं, तो जो धर्म में विश्वास रखता है उसे उस धर्म के संपूर्ण सिद्धांतों को मानना ही पड़ता है। तो एक हट होती है ना, उस धर्म के सभी सिद्धांतों को मानने की जो हट होती है, हम उसी को बोलते हैं हट धर्मिता। ठीक है, अब ये राजनीति से संबंधित क्षेत्र में भी हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में भी हट धर्मिता लागू होती है ना। जैसे कि जब हमारे जो आंदोलनकारी रहे हैं, उन्होंने जो हट धर्मिता की थी राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक संघर्ष करते हुए देश की आजादी के लिए, तो वह भी एक हठ धर्मिता कहला सकती है। तो यह कहा जा रहा है कि हठ धर्मिता या राजनीतिक संघर्ष दोनों दोनों लगभग दोनों एक ही क्षेत्र में यूज की जाती है। दोनों में से किसको, इन चारों में से किसको, इन चारों में से किसे जो है एक हठ धर्मिता के रूप के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? सिद्धांत को, अनुवाद को, भाषा को या युद्ध क्षेत्र को? तो हम यह कहेंगे अनुवाद को। किसको? अनुवाद को। अनुवाद ही एक ऐसा साधन था जो काफी लंबे समय से जब से अनुवाद प्रारंभ हुआ है, तब से ही हर राजनीतिक क्षेत्र में इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है ना, क्योंकि जनता को जगाना, राजनीतिक संघर्ष के रूप में जनता को जागृत करना बहुत आवश्यक था। तो जनता को जागृत करने के लिए क्या किया जा सकता है? उनको जानकारी रूबरू करवाई जा सकती है, उन तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। अब मान लीजिए अगर जानकारी किसी अन्य भाषा में है, उनकी भाषा अलग है, तो उसमें क्या, उस क्षेत्र में उस कार्य को सफल बनाने के लिए कौन सा साधन अप्लाई किया जा सकता है? तो वो है सिर्फ एक अनुवाद। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, पूछा जा रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 नाम है, एडवर्ड है, लॉरेंस है, एडवर्ड अर्नोल्ड है और डांटे है। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से एक अमेरिकी अनुवाद सिद्धांतकार भी है, अनुवाद इतिहासकार भी है, जो कि इतालवी, फ्रेंच और कैटलन इनका अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, इनके अनुवाद इन्होंने किए हैं, मतलब ये इतालवी, फ्रेंच और कैटलन के भी अनुवादक हैं। ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कौन विद्वान है जो अमेरिकी अनुवाद सिद्धांतकार भी है, अनुवाद इतिहासकार भी है और साथ ही साथ में इतालवी, फ्रेंच और कैटलन के अनुवादक भी रहे हैं? तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस वेणुति जो है, यही है जो अमेरिकी अनुवाद सिद्धांतकार है। ठीक है, इनका जन्म 1953 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 4 ऑप्शन पहले ओपन कर लेते हैं। यहां पर सन दी गई है, यहां सन दी गई है। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस सन में लॉरेंस को गियोवन्नी पास्कोली की कविता, गियोवन्नी पास्कोली उनकी एक कविता है, कविता का नाम है गियोवन्नी पास्कोली। ठीक है, तो उनकी कविता है, और विशेष रूप से ना ये जो लॉरेंस साहब है ना, इनको ये कविता के क्षेत्र में ही प्रसिद्ध रहे हैं, अधिकतर रूप से कविता के क्षेत्र में ही प्रसिद्धि इनको हासिल हुई है। तो इनकी एक कविता थी गियोवन्नी पास्कोली, तो इनकी जो कविता रही है, और ये गद्य के अनुवाद के लिए गुगेनहेम फेलोशिप नाम का एक पुरस्कार है, एक सम्मान है, जो इनको सम्मान दिया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गियोवन्नी पास्कोली इनकी कविता का नाम है, जिस कविता के लिए इनको गुगेनहेम फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। पूछा जा रहा है कि कब किया गया था, 2011 में, 1 में, 7 में या 2003 में? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सा करेक्ट होना चाहिए, मतलब 2007 में लॉरेंस साहब को फेलोशिप, ये जो गुगेनहेम फेलोशिप है, इससे सम्मानित किया गया था उनकी एक गियोवन्नी कविता को लेकर के। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, 2008 में लॉरेंस की कविताओं के अनुवाद ने रॉबर्ट फोगल्स, है ना, तो इस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जीता था, किसके लिए पुरस्कार जीता था? तो अनुवाद, कविता या गद्य या फिर कविता 2 बार रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर इसको रख दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो पूछे जा रहा है कि 4 ऑप्शन में से इनमें से किस क्षेत्र में इन्होंने ये पुरस्कार, रॉबर्ट फाल्कन्स पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनका अनुवाद के क्षेत्र में। ठीक है ना, अनुवाद के क्षेत्र में। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया होगा, समझिए, क्योंकि लॉरेंस की जो सबसे ज्यादा जो उपलब्धियां रही है ना, वो कविता के क्षेत्र में ज्यादा रही है,
कविता के क्षेत्र में ज्यादा रही है, ठीक है ना। तो अनुवाद के क्षेत्र में इनको विशेष रूप से याद भी रखना पड़ेगा, और चूंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही है क्या, अनुवाद विज्ञान, तो अनुवाद के क्षेत्र में जो जो विद्वान अग्रणी रहे हैं उनको भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसी कारण से एक बार आप इनके कविता के क्षेत्र को याद रखें या ना रखें ये चलेगा, लेकिन आपको अनुवाद के क्षेत्र में इनको जो पुरस्कार मिले हैं उनको जरूर याद रखना ही पड़ेगा। तो रॉबर्ट फोगल्स नामक इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 2008 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1999 में लॉरेंस ने किस यूनिवर्सिटी में अनुवाद अध्ययन में फुलब्राइट सीनियर लेक्चरशिप आयोजित की थी? फुलब्राइट सीनियर लेक्चरशिप लॉरेंस ने 1999 में लॉरेंस ने किसी यूनिवर्सिटी में अनुवाद का अध्ययन के लिए एक लेक्चरशिप आयोजित की थी। तो पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कौन सी यूनिवर्सिटी थी? क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मेंज, यूनिवर्सिटी ऑफ टेंट्रो, या यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कस्पैन? इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है ना। विस्कस्पैन यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है ये फुलब्राइट सीनियर लेक्चरशिप आयोजित की थी 1999 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, डेरिडा ने अपनी पहली पुस्तक के लिए मान्यता प्राप्त की एक अनुवाद जिसमें हुसर्ल की ध्यान रहे भाषा की उत्पत्ति, इतिहास की उत्पत्ति, ज्यामिति की उत्पत्ति या अनुवाद की उत्पत्ति। अब ध्यान सुनना, कंफ्यूज कर सकता है ये। कहा जा रहा है कि डेरिडा ने अपनी पहली पुस्तक के लिए मान्यता प्राप्त की प्रकाशित करने के लिए, उसमें एक अनुवाद है जिसमें हुसर्ल की, है ना, इसमें से कौन सी भाषा या किसकी उत्पत्ति का लंबा परिचय है? किससे संबंधित एक लंबा परिचय है? क्या भाषा की उत्पत्ति का लंबा परिचय है उनकी उस पहली पुस्तक में, या फिर इतिहास की उत्पत्ति, अनुवाद की उत्पत्ति या ज्यामिति की उत्पत्ति से संबंधित कोई प्रश्न जो है उसका परिचय है, और जिसको लेकर के उन्होंने प्रिक्स केवेल्स पुरस्कार भी जीता था। प्रिक्स केवेल्स पुरस्कार भी उन्होंने जीता। तो दोस्तों उनकी जो डेरिडा की जो पहली पुस्तक थी, उस पहली पुस्तक में उन्होंने ज्यामिति की उत्पत्ति के संबंध में जो है उन्होंने पूरे विस्तार से उसको एक्सप्लेन किया है, और इसी के कारण इनको जो है प्रिक्स केवेल्स नामक पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट, सेंस फॉर सेंस, वर्ड फॉर वर्ड, या फिर कहें कि लाइन बाय लाइन। तो कहा जा रहा है कि अनुवाद करने का सबसे पुराना मानदंड पूछा गया है। अनुवाद करने का सबसे पुराना मानदंड कौन सा है इनमें से? दिए गए विकल्पों में से अनुवाद करने का सबसे पुराना मानदंड कौन सा है? टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट से टेक्स्ट अनुवाद, सेंस फॉर सेंस मतलब होता है कि भाव से भाव का, ठीक है ना, वर्ड फॉर वर्ड, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पुराना मानदंड अगर हम बात करें, अगर देखिए आधुनिक मानदंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट टू टेक्स्ट हो जाएगा, लाइन बाय लाइन भी हो सक जाएगा, वर्ड बाय वर्ड भी हो जाएगा, 3 को छोड़ देंगे तो। लेकिन अगर हम पुराने सेंस की अगर बात करते हैं, पुराने मानदंड की अगर बात करते हैं, तो वो सेंस फॉर सेंस हो जाता है, इसलिए उसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, डगलस रॉबिन्सन को अनुवाद सिद्धांत, अनुवाद अध्ययन, व्याकरणिक पैटर्न या फिर भाषा इनमें से किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाना जाता है डगलस रॉबिन्सन को? तो डगलस रॉबिन्सन को जो है दोस्तों अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में या अध्ययन के रूप में इनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया और विशेष रूप से इनको जाना जाता है। इनकी प्रसिद्धि अनुवाद अध्ययन के रूप में रही है। रॉबिन्सन वर्तमान में हांगकांग विश्वविद्यालय में कला संकाय के किस पद पर है? हांगकांग विश्वविद्यालय में किस पद पर आसीन है ये? प्रोफेसर, डीन या फिर विभागाध्यक्ष या सदस्य? तो ये डीन के पद पर अध्यक्ष है वर्तमान में रॉबिन्सन, और इन्हीं रॉबिन्सन साहब की ही मैं बात कर रहा था, डगलस रॉबिन्सन की। ठीक है ना, डगलस रॉबिन्सन की ही बात कर रहे थे, जो कि अभी हांगकांग विश्वविद्यालय ये डीन के पद पर आसीन है। सॉरी यार, आज थोड़ा सा आपको ना वॉइस से लग रहा होगा, क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही है और ज्यादा एक्टिव भी एक्चुअल में होता है ना यार, अभी मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है उसका, इसी कारण से थोड़ा सा वॉइस थोड़ा जाम हो रहा है गला को मिला करके, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जैसा और लेक्चरों में थोड़ा आपको जो ज्यादा एक्टिव दिखता हूँ ना, उतना एक्टिव आपको लग नहीं पा रहा हूँ शायद, बट इट्स ओके। क्लासेस कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, डगलस रॉबिन्सन का अपना उपन्यास अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन पहले
पहले उन्होंने किस में प्रकाशित हुआ, लेकिन वो पहले किस में प्रकाशित हुआ था? देखिए, उन्होंने जो अपना पहला उपन्यास लिखा था वो किस में लिखा था? अंग्रेजी में। लेकिन अंग्रेजी में लिखा, लेकिन पहला उपन्यास उन्होंने अंग्रेजी में लिख करके रेडी किया, लेकिन प्रकाशित होने वाला कौन सा उपन्यास रहा है उनका? किस भाषा का? ग्रीक अनुवाद, जर्मनी का अनुवाद, स्कॉटिश का, या फिर फिनिश अनुवाद? तो दोस्तों, उनका जो अनुवाद जो पहले सबसे पहले प्रकाशित हुआ था वो फिनिश अनुवाद हुआ था। कौन सा? फिनिश अनुवाद हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डगलस जैक रॉबिन्सन का जन्म कहां पर हुआ था? लॉस एंजल्स क्षेत्र में हुआ था, है ना, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, लाइफेते इंडियाना में हुआ था, या कैटालोनिया में हुआ था? दोस्तों, ये लग रहा है आपको अमेरिका, क्योंकि लाइफेते जो इंडियाना है ये पूर्वी अमेरिका में एक क्षेत्र का नाम है, पूर्वी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में, है ना, इंडियाना, लाइफेते इंडियाना जो है, इंडियाना आई थिंक कि जैसे अपना हम जिला होता है ना, इस प्रकार का एक बड़ा मतलब जिला का नाम होगा इंडियाना, वही एक छोटे से क्षेत्र का नाम है लाइफेते। तो ये इनका जन्म जो है लाइफेते इंडियाना में हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवाद के विज्ञान की ओर पहली बार किस सन में ये प्रकाशित हुआ था? अनुवाद के विज्ञान की ओर, अनुवाद के विज्ञान की ओर जो है ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1981 में, 1964 में, 1965 या 1966 में? 1964 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रोमन जैकबसन का प्रसिद्ध जो है कैडियन, रूसी, जर्मन या भारतीय भाषाविद थे जो चेक गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासित हुए थे। तो पूछा जा रहा है कि जो जैकबसन है ये एक प्रसिद्ध कहाँ के भाषाविद थे? तो ये भारतीय भाषाविद थे। कहाँ के? भारतीय भाषाविद थे जो चेक गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासित हो चुके थे। अगला प्रश्न है, अनुवाद के भाषाई पहलुओं पर 1969 में किसके द्वारा, निदा के द्वारा, वामर या जोसेफ इनके द्वारा, या फिर जैकबसन के द्वारा, या सुसान के द्वारा? इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है? कौन सा अनुवाद के भाषाई पहलू? राइट ऑप्शन होगा इसमें जैकबसन। क्या हो जाएगा? जैकबसन, रोमन जैकबसन। तो रोमन जैकबसन के द्वारा ही ये 1969 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर्भापी, थोड़ा सा शब्दों में इस प्रकार के जो है इस प्रकार के कुछ एरर भी, जैसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे देखने में अंतर्भाषी लग रहा है, लेकिन क्या है? अंतर्भापी है। ठीक है, अगला है अंतर्भाषी अनुवाद, गतिशील अनुवाद, या अंतराभाषी अनुवाद? अंतराभाषी अनुवाद, ठीक है ना। तो कुछ छोटी सी मात्राओं में या कुछ अक्षरों में परिवर्तन कर दिया जाता है जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, तो उसका भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो पूछा रहा कि इनमें से किसी अन्य भाषा के माध्यम से मौखिक संकेतों की व्याख्या है, मौखिक संकेतों की व्याख्या किस में है? तो वो अंतर्भाषी अनुवाद में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हालांकि मैं जानता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा होगा जैसे कि पहले के सेशन रहे हैं हमारे, जैसा मैंने अभी बताया ना आपको कि थोड़े स्वास्थ्य की गड़बड़ के कारण थोड़ा सा चलता रहता है, ठीक है। अगले सेशन में हम बात करेंगे अगले एपिसोड पर, अगले एपिसोड नंबर 5, जो कि कोशिश रहेगी पूरी की संभावना भी है वैसे तो, कि कल ही हम इसको डिस्कस करके और ये वाला पार्ट कंप्लीट कर ले पूरी तरह से, ठीक है ना। इसके बाद में सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों मैं अभी भी आपके कमेंटों का वेट कर रहा हूं, हालांकि तैयारी हमारी चल रही है इतिहास पर, वही मध्यकालीन इतिहास से, कि मध्यकालीन इतिहास को अब इस सीरीज के बाद में अर्थात कि मंडे से हम सेम टाइम पर इवनिंग में 6 बजे डेली आपको प्रोवाइड करना प्रारंभ करते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप लोग कमेंट आती है, मैक्सिमम कमेंट अगर आ जाती है और आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं तो संभवतः उसको भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।